प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के सभी अध्यायों में से 4 अध्याय में जो धाराएं उल्लिखित हैं उनका अध्ययन करेंगे और उस अध्याय के किस धारा में क्या प्रावधान है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम तो यह बताना चाहेंगे कि पिछले जो लेक्चर मेरा था उसमें मैंने बताया था कि किस पृष्ठभूमि में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया और छोटा नागपुर साथ ही साथ पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में इसे लागू किया गया है। अब इसके अध्याय प्रथम में क्या क्या प्रावधान है उसका थोड़ा चर्चा कर लें। तो अध्याय 1 में जो वर्णन है इस धारा में, उसमें संक्षिप्त नाम तथा प्रसार से संबंधित कुछ उल्लेख है। यह धारा 1 से 3 इसमें आता है। अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1, 2, 3 धाराएं इसमें हैं। धारा 1 में क्या वर्णन है, धारा 2 में क्या वर्णन है, धारा 3 में क्या वर्णन है, हम एक एक करके उसको भी देखेंगे। हम जानते हैं कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू प्रमंडलों में होगा, ऐसा उल्लिखित है, जिनमें वे क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग भी शामिल होंगे जिनमें झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2002 के अधीन कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित हो अथवा जो किसी छावनी के भीतर पड़ते हो। यह धारा 1 में उल्लेखित है। इसमें कुछ अपवाद भी है। इसमें इस धारा में जो उल्लेखित है उसमें कुछ अपवाद हैं, जो जैसे अनुसूचित क में निर्दिष्ट अधिनियमों और अधिसूचना को छोटा नागपुर प्रमंडल में निर्देशित किया जाता है। अनुसूचित ख में निर्दिष्ट अधिनियमों को धनबाद जिले में तथा सिंहभूम में पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थानाओं में भी निर्देशित किया जाता है। यह धारा 2 में उल्लेखित है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे कुछ ऐसे शब्द इसमें उल्लेखित किए गए हैं जिनको समान रूप से यूज नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा कि इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं उसका मतलब क्या है। कुछ परिभाषाएं भी हैं। इसमें पहला परिभाषा है भूगुत बंध बंधक। भूगुत बंध बंधक यह क्या होता है? किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार उस पर के सभी ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। मतलब भूगुत बंध है कि यदि आपका जमीन है तो आप उसको बंधक रूप में रख सकते हैं, ये इसको भूगुत बंध बंधक कहलाएगा। उस तरह से जोत क्या है? पता ही हमारा जोत है, तुम्हारा जोत है, लोग आपस में किसान बातचीत करते हैं। तो जोत का अभिप्राय क्या है? तो जोत से मतलब है कि रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड, एक ही रैयत या कई भूखंड खरीद सकते हैं, उसको जोत कहते हैं। अब तीसरा है एक शब्द कोडकर। कोडकर किसे कहेंगे? तो वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला, खंडवत, जन शासन या अरियत हो, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, जो जंगल, बंजर, अनजोती थी एवं जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा बनाई गई हो, उसे हम इसके अंतर्गत कोडकर में रखते हैं। मतलब कि वैसा जमीन जो किसी को उसको किसी के नाम से नहीं किया गया हो, वह जंगल का जमीन भी हो सकता है या खास महल का जमीन हो सकता है, तो उसको किसी किसान ने बंजर भूमि था, जंगली भूमि था, उसको चौरस कर करके खेती के लायक बनाया, तो उसको उस तरह की भूमि को हम कहेंगे कोडकर भूमि। अब इसके आगे है कि भूस्वामी। भूस्वामी किसे कहेंगे? भूस्वामी तो वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है और इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। भूस्वामी लॉर्ड होते थे, जमींदार, और सरकार भी जमींदारी था, वो भी इसमें आता है भूस्वामी में। और 5वां है जंगल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। साथ ही साथ मुंडारी, एक शब्द है मुंडारी,
खुटकटीदारी काश्तकारी। तो मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी से विपरीत है मुंडारी खुटकटीदारी का हित, जो मुंडाओं का जो गांव बसाया हुआ है। और अगला शब्द एक है भूधृति। भूधृति किसे कहेंगे? तो भूधारक का हित, किंतु इसमें मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी नहीं आती है ना। भूधृति एक इसकी जो टेनेंसी किसकी है उसके बारे में ये भूधृति मतलब टेनेंसी से अभिप्राय है। अस्थाई भूधृति का मतलब वह भूधृति जो बसगत है। भूधृति भी कई प्रकार के होते हैं, जो एक पिता से बच्चों बच्चे में स्थानांतरित होती है भूमि, वो अस्थाई भूमि कहलाती है। और अस्थावर शर्त का अर्थ लगान से भिन्न भूमि के अधिभोग से अनुलग्न सेवाएं भी इसमें आती हैं। और एक है पुनः ग्राह्य भूधृति। पुनः ग्राह्य भूधृति तो वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए, उसे पुनः ग्राह्य भूमि कहते हैं, भूधृति कहते हैं। यदि कोई भूमि कोई जोत किसी किसान के नाम से आवंटित है, लेकिन उसको वारिस नर वारिस मतलब कि मेल माने पिता की तरफ से कोई वंशज नहीं है, तो वह लैंडलॉर्ड के पास पुनः वापस हो जाती है, उसे पुनः ग्राह्य भूधृति कहते हैं। फिर ग्राम मुखिया भी एक शब्द है इसमें, इस टेनेंसी एक्ट में उल्लेखित है। ग्राम मुखिया से मतलब है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वह मानकी या प्रधान या मांझी या कोई अन्य नाम से ज्ञात हो, वो ग्राम मुखिया के रूप से जाना जाएगा, उसको संबोधित किया गया इस एक्ट में। फिर है अस्थाई बंदोबस्त। जैसा कि हमने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया था, जिसमें जमींदारों को भूमि आवंटित की थी, लैंडलॉर्ड बनाया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त मतलब है 1798 वर्ष में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के संबंध में किया गया अस्थाई बंदोबस्त। यह धारा 3 में उल्लेखित है। यह CNT एक्ट के में जो कुछ शब्द उल्लेखित हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया कि कुछ टफ शब्द उल्लेखित हैं, उनका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये अध्याय 1 में उल्लेखित है। अब CNT एक्ट 1908 के अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग मतलब क्लास ऑफ टेनेंट के बारे में उल्लेखित है कि काश्तकारों के कौन कौन से वर्ग हैं। यह धारा 4 से 8 में उल्लेखित है। काश्तकारों में भूधारक, रैयत, यथा रैयत में भी कई तरह के रैयत है, अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत, ये सब रैयत में आते हैं। रैयत मतलब जिन्हें खुटकटी अधिकार प्राप्त हो। दर रैयत अर्थात ऐसा काश्तकार जो रैयत के अधीन भूमि धारण करता हो एवं इसमें मुंडारी खुटकटीदारी नहीं आता है, शामिल किया गया है, और यह धारा 4 में उल्लेखित है। अब भूधारक वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता है, उसे हम कहेंगे भूधारक। जो भूमि धारण करता है और लगान चुकाता है वह भूधारक कहलाता है। यह धारा 5 में उल्लेखित है। अब रैयत वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, इसमें मुंडारी खुटकटीदारी नहीं आते हैं। इसलिए इसमें नहीं आते हैं कि मुंडारी खुटकटीदारी का इसमें अलग प्रावधान, विशेष प्रावधान किया गया है, इसलिए रैयत से इसको अलग, मुंडारी खुटकटीदारी को अलग रख किया गया है। यह धारा 6 में उल्लेखित है। खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। खुटकटी अधिकार युक्त रैयत क्या है? तो वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो ग्राम के मूल प्रवर्तक या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य बनाई गई है का अधिभोग हक रखता हो। धारा 7 में लिखित है। जो हमें खुटकटी अधिकार मतलब कि जिसके पूर्वजों ने उस गांव को बसाया, खेती युक्त बनाया, और उसके नर परंपरा में मैंने पिता की तरफ से जो वंशानुगत अधिकार चलते आ रहा है, उससे हम कहें खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। फिर है मुंडारी खुटकटीदारी। यह क्या है मुंडारी खुटकटीदारी? तो वह मुंडा जो जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए भूमि को धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो। धारा 8 में यह मुंडारी, मुंडाओं का जो आदिवासी हैं, उन्होंने
जो जंगल साफ करके और जोत को भूमि का उपयोग में लाने का अधिकार प्राप्त किया हो, उसे हम कहेंगे मुंडारी खुटकटीदारी। तो इस तरह से अध्याय 2 में मुख्य प्रधान ये है। ऐसे इसमें और विस्तृत रूप से उल्लेख है, जो मैंने इंग्लिश में अंग्रेजी में जो मूल कॉपी आपको भेजा है उसको पढ़ेंगे तो और भी इसमें बहुत सारे प्रधान हैं जो उतना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए और आज के समय में प्रासंगिक भी नहीं है। जिसमें वो लिखा गया था, जिसमें यह बनाया गया था, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग हैं, तो सभी को जानना नहीं है और कुछ कुछ तो आज के समय में वो अनुपयोगी भी हो गए हैं, ऐसा कोई आजकल मतलब नहीं है। कि जो मूल प्रधान है जो यही सब है, जिसको कि भी हमको जानना जरूरी है। अब भाग 3 में भूधारक टेनर होल्डर्स के बारे में जानकारी दी गई है धारा 9 से 15 में। धारा 9 से 15 में भूधारक कौन कौन हैं, कैसे हैं, उसके बारे में उल्लेख है। जैसे कि किसी भूधारक के जमीन का लगान जो अस्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, यह धारा 9 में उल्लेखित है। इसी प्रकार से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्टर में व्यक्त किसी भूमिहरी की जमीन का लगान में हुई वृद्धि नहीं होगी, यह धारा 10 में उल्लेखित है। किसी भूधृति या उसके भाग का अंतरण, उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान, विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरीति को उस भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा एवं इसके बाद के उपबंधों में भूधृति के अंतरण की रजिस्ट्री की प्रक्रिया का वर्णन है। यह धारा 11 में उल्लेखित है कि भूधृति को कैसे अंतरण किया जाएगा, एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कभी बेचना चाहे तो कैसे उसको बेच सकता है, उसके बारे में वर्णन है। यदि कोई भूस्वामी धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता हो तो अंतरीति उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा एवं उचित जांच करने के बाद उपायुक्त अंतरण की रजिस्ट्री होने का आदेश दे सकता है। यह धारा 12 में उल्लेखित है। किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भूस्वामी को भेज देने के बाद भूस्वामी उस भूधृति का विभाजन एवं अलग अलग भाग का लगान निर्धारित कर सकेगा। यदि भूस्वामी विभाजन या लगान के वितरण पर आपत्ति करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है। यह धारा 13 में उल्लेखित है। कोई पुनर्ग्रह योग जमीन जिसको जमीन दी गई हो से पुनः ग्रहण की स्थिति आने पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, लेकिन पट्टे पर दी गई भूमि पर जहां निवास गृह, निर्माणशाला या अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो या अस्थायी उद्यान, बगान, नहर, पूजा स्थल या शमशान या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो और जहां किसी विधि सम्मत प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो, कोई भी मुंडारी खुटकदारी की कोई भी भूमि भूधृति हो तो पुनः ग्रहण पाने वाले का पुनः ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। यह धारा 14 में उल्लेखित है। इसमें यदि भूमि लौटाई जाती है, किसी मुंडारी खुटकटीदारी का या जमीन था, किसी ने एक्वायर कर लिया गलत तरीके से, यदि फिर पुनः उसको लौटाया जा रहा है लेकिन बीच में उसने कुछ निर्माण कर दिया, घर बना दिया या कोई शमशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया, तो वह उसको नहीं वापस होगा। यह धारा 14 में उल्लेखित है। और धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्राह्य जमीन को वापस ले सकेगा। यदि वह कोई जमीन किसी को बेच दिया तो वह कैसे पुनः ग्रहण होगा, इसके बारे में क्या उसका नियम कानून होंगे, यह धारा 15 में उल्लेखित किया गया है। इस तरह से धारा 3 में ये सब प्रावधान हैं। अब जिसको आप नोट से भी, डिटेल्स नोट से या शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं धारा 4 में। तो धारा 4 में रैयत के बारे में उल्लेखित है कि रैयत के क्या क्या अधिकार हैं, कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया है। यह धारा 18 से 36 तक में वर्णित है, अध्याय 4 में टेनेंसी एक्ट का। इसमें इस अधिनियम के प्रारंभ में तुरंत, जब ये प्रारंभ हुआ था उसके तुरंत पहले किसी स्थानीय प्रथा के द्वारा किसी भूमि में किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो, उस भूमि पर 12 वर्ष न खेती की हो न ही उसे धारित किया हो, तभी उस पर उसका उत्तराधिकार या अधिभोगाधिकार होगा। यह इसमें यह ऐसा उल्लेखित किया गया है। कोई ऐसा क्षेत्र
जो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2002 के अधीन किसी नगरपालिका में आता हो या किसी छावनी में आता हो तो गठन के पूर्व अर्जित अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह धारा 16 में उल्लेखित है। इस तरह से एक होता है बंदोबस्त रैयत, एक फुटकट्टी रैयत होता है, मुंडारी फुटकट्टी में बताया ही है। एक बंदोबस्त रैयत जिसको कि सरकार उसको कोई जमीन को उसको नाम से बंदोबस्त करती है, उसको सेटल्ड रैयत कहते हैं। तो वैसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात किसी गांव में भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या अन्यथा रैयत के रूप में 12 वर्षों की कालावधि तक निर्धारित किया हो, उस कालावधि के अवसान पर उस ग्राम पर बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। कोई व्यक्ति किसी गांव का बंदोबस्त रैयत उस गांव के में रैयत के रूप में भूमि धारित करते रहने तक तथा उसके 3 वर्षों बाद तक समझा जाएगा। यदि कोई रैयत धारा 71 के अधीन या बाद के जरिए भूमि पर कब्जा वापस ले एवं 3 वर्षों तक बेकब्जा किए रहे तो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। धारा 17 में ऐसा उल्लेखित है। तो सरकार का जो खास माल की जमीन होती है, गैर मुआवजा जिसे जमीन कहते हैं, यदि सरकार किसी को बंदोबस्त करती है फिर वह बहुत दिनों तक हो सकता है कि 12 वर्षों तक उसमें कोई काम ना किया हो, फिर वह कब्जा वापस ले ले तो 3 वर्षों तक भी उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यह धारा 17 में उल्लेखित है। अब कुछ शब्द हैं जैसे भूइंहरों या मुंडारी खुट कटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। कैसे कोई भूइंहर या मुंडारी खुट कटीदारी का बंदोबस्त रैयत होगा, इसके संबंध में कुछ उल्लेख है जो इस तरह से है कि किसी गांव में मझिया या बटखेता के रूप में ज्ञात भूमि से भिन्न कोई भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन तैयार और पुष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट हों, वहां किसी भूइंहरी परिवार के ऐसे किसी सदस्य जो उस गांव में भूमि धारण करते हों और 12 वर्षों तक लगातार भूमि धारण करते आए हों, तो हम उसको कहेंगे कि मुंडारी फुटकटीदारी है या भूइंहरी ये जमीन है। उसको एक कंडीशन दी है। तो फिर दूसरा कंडीशन क्या है भूइंहरी या मुंडारी फुटकटीदारी होने के लिए? किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकार का भाग न हो एवं इस अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी विधि के अधीन मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारों की प्रविष्टि कर दी गई हो एवं लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारित करते रहे हों, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यह धारा 18 में उल्लेखित है। बंदोबस्त रैयतों का अधिभोगाधिकार, बंदोबस्त रैयत जिसको बंदोबस्त किया गया उसका अधिभोगाधिकार क्या होगा? तो वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित भूमि सभी भूमि अधिभोगाधिकार होगा। ये धारा 19 में उल्लेखित है। जब किसी अधिभोग जोत का अव्यवहृत भूस्वामी भूधारक हो एवं जोत में भूस्वामी तथा रैयत का संपूर्ण हित अंतरण उत्तराधिकार द्वारा समायोजित हो, तो ऐसा व्यक्ति स्थायी भूधारक के रूप में भूमि धारित करेगा। यह धारा 20 में उल्लेखित है। साथ ही आगे इसमें और भी कई प्रावधान हैं इस अध्याय में कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार क्या होंगे। तो कोई रैयत अपनी अधिकारिता भूमि को अस्थायी रीति से काश्तकारी के उपयोग में ला सकता है, जैसे कृषि के लिए, ईंट बनाने के लिए, कपड़ा निर्माण के लिए, पानी पीने के लिए, घरेलू कार्य के लिए, कृषि या मत्स्य पालन करने हेतु या आहारा वगैरह तालाब वगैरह निर्माण के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, भवन निर्माण इत्यादि के संदर्भ में कर सकता है। यह धारा 21 में उल्लेखित है। फिर बेदखली कैसे? तो अगर कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत में उस समय के सामाजिक रीति से खेती करता आया हो, तो उसे किसी निर्दिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जाएगा। जैसे लैंडलॉर्ड होते हैं कि जब माना है किसी को हम बेदखल कर दिए, तो नहीं, इसको रोकने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान है कि यदि वो ठीक से काम कर रहा है, खेती करता आ रहा है, तो उसको आप, और अधिभोगी रैयत है वह, तो उसको आप हटा नहीं सकते। वह लगान भी चुका रहा है,
सब खेती भी कर रहा है तो आप नहीं हटा सकते हैं। यह धारा 22 में उल्लिखित है। इससे बहुत ही प्रोटेक्शन हुआ यहाँ की जनजातियों का। नहीं तो जब मनाया तब उसको लोग हटा देते थे, लेकिन इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया कि आप नहीं हटा सकते हैं। यदि वो सही ढंग से काम कर रहा है, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार खेती कर रहा है, तो आप नहीं हटा सकते हैं। अब अधिभोगी जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण, जैसे रजिस्ट्रीकरण हम किसी को बेच रहे हैं, किसी को दूसरे को दे रहे हैं, तो रजिस्ट्रीकरण तो कराना पड़ेगा। यदि कोई अधिभोग जोत विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा अंतरित कर दिया जाए, किसी को दूसरे को अंतरित मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अंतरिती उसको भूस्वामी कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराएगा। अब हम किसी को दे दिए तो अब मौखिक नहीं दे दिए, तो पहले तो चलो हो जाता कि दे दिए, फिर कहे नहीं दिए, दिया था नहीं दिया था, हाँ ना में हो जाएगा कि क्या प्रमाण है, तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इसके बचने के लिए यह प्रावधान किया गया धारा 23 में कि यदि आप कोई दूसरे को अपनी भूधृति को अंतरित करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्री, जिसको खेती को रजिस्ट्री करना कहते हैं, खेत को सामान्य भाषा में आजकल के समय में कहते हैं रजिस्ट्री हम करा ली खेत को, मैंने हमने अपने नाम से करवा ली, तो वही रजिस्ट्रीकरण वही हुआ। तो उसको लैंडलॉर्ड का जो कार्यालय है, जो जमींदार है या सरकार खुद जमींदार है, तो उसके कार्यालय में जाकर तो रजिस्ट्री कराना होगा। अब तो आज़ादी के बाद जमींदारी रही नहीं, लेकिन उस समय जमींदार होते थे तो उनका कार्यालय होता था, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसका रजिस्ट्री कराना पड़ता था। अब तो सरकार ही लैंडलॉर्ड है, वो तो सरकारी ही विभाग में कचहरी में जाकर के लोग रजिस्ट्री कराते हैं खेती अभी के समय में। इसी तरह से धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण, कितना लगान होगा, किस भूमि में, किस प्रकार की भूमि में कम ज़्यादा लगान कैसे निर्धारित होगा, तो उसके बारे में डिटेल्स वर्णन है धारा 24 से 36 में। लगान का निर्धारण, जोत के बंटवारे के बाद जमीन के लगान का निर्धारण, लगान वृद्धि या कमी का कारण, वृद्धि या कमी करने का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। यदि कोई लैंड है तो उसमें बंटवारा कैसे किसके नाम से किया गया, उसका लगान क्या होगा, उसे कम यदि अकाल पड़ गया, कुछ ऐसा खेती परिवर्तन हो गया जिससे उतना उपज नहीं हो रही है, तो लगाने में कम करने का अधिकार, ये सब उपायुक्त को दिया गया है। उस समय ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो बनाया गया था, उसको मुख्य केंद्र डीसी, अभी हम लोग कहते हैं ना उपायुक्त जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको डिप्टी कमिश्नर, इसका कुछ मायने है कि यहाँ जो जिलाधिकारी होते हैं उसके लगान के संबंध में, भूमि के संबंध में एक विशेष अधिकार दिया गया था, इसलिए उसको डिप्टी कमिश्नर हम लोग का यहाँ झारखंड में कहा जाता है, शॉर्ट में डीसी। तो यह छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पूर्ण रूप से डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को ध्यान में रखकर, केंद्र में रख करके ही बनाया गया था। जितने भी प्रावधान किए गए हैं सब में निर्णय लेने का, मुख्य निर्णय लेने का अधिकार डीसी को ही दिया गया है। मतलब डीसी इसमें सर्वे सर्वा डीसी को बनाया गया है। अधिकतर काम हर चीज़ों में डीसी निर्णय का अधिकारी इसमें दायित्व दिया गया है। तो इसलिए इस एक्ट के माध्यम से जिसमें यह लाया गया था, उसमें जिलाधिकारी को ध्यान में रख करके लाया गया था, और अधिकतर जो प्रावधान है सब डीसी के स्तर से निर्णय लेने के बारे में उल्लेखित है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर जब हम अगले आएंगे अगले वीडियो में तो पुनः अगले अध्यायों का बारे में चर्चा करेंगे। अब इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रही है, 24-25 मिनट का हो गया, तो इतना ही। धन्यवाद, आप खुश रहें और इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान घर बैठे हुए आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। आपके लिए शुभ अवसर है कि आपको कहीं टाइम वेस्ट करने का मौका भी नहीं है, चाह कर भी अपने मौका गंवा सकते हैं, समय को वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका सदुपयोग करने का एक बहुत ही, विद्यार्थियों के लिए तो एक स्वर्णिम समय है कि आप घर बैठे अपने पाठ्यक्रमों से कितना देर लाभ उठा सके। एक शुभ अवसर है, इसको लाभ उठाएं और अपना फीडबैक भी दें। धन्यवाद।